नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त चल रही है। मीटिंग में राज्य मंत्री धन सिंह रावत, रेखा आर्या भी मौजूद हैं। मीटिंग में चुनाव की स्थिति, विकास योजनाओं पर चर्चा हो रही है। संभव है कि मंत्रियों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाए। बेहद अहम मीटिंग इस वक्त चल रही है। त्रिवेंद्र कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बैठक कर रहे हैं। सुनील नवप्रभात इस वक्त देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक के बारे में? देखिए अमित, बैठक अभी कंटिन्यू है, लेकिन इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी को 2022 के चुनाव में जाना है। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ बैठना, इसमें जो 2 राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत और रेखा आर्या, उनको भी इसमें बुलाया गया है। और इससे पहले जब नड्डा का उत्तराखंड दौरा बना था तो मंत्रियों से कह दिया गया था कि वो अपने 4 साल के क्रियाकलापों का, अपने विभागों के कामकाज का वो रिकॉर्ड तैयार कर लें। तो आज बहुत संभव है कि उनका मंत्रियों से प्रेजेंटेशन भी मांगा जाएगा कि इन 4 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया, विकास योजनाओं का क्या हाल रहा और भविष्य का रोड मैप क्या होगा। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर भी नड्डा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मंत्रियों को दे सकते हैं। और जिन जिन मंत्रियों के जो मंत्रियों के विभाग हैं, उनकी समीक्षा के दौरान भी बहुत सारी बातें इस मीटिंग में तय हो सकती हैं। भविष्य का जो रोड मैप होगा, अगले 1 साल में क्या कुछ किया जाना चाहिए, जो विकास योजनाएं लंबित हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, या फिर वो कौन सी योजनाएं हैं जो अधिक से अधिक लोगों तक प्रभावी तौर पर पहुंच सकती हैं या अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, उन पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। फिलहाल अभी बीजेपुर गेस्ट हाउस में पिछले 1 घंटे से मीटिंग जारी है। इसमें राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी पूरी कैबिनेट, सिर्फ मंत्री सुबोध उनियाल को छोड़ के पूरी कैबिनेट इसमें मौजूद है, क्योंकि सुबोध उनियाल बताया जा रहा है कि वो आउट ऑफ स्टेट हैं अपने निजी कार्य से। जी, एक जानकारी ये भी मिल रही है सुनील कि इस बैठक के दौरान मंत्रियों का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जा सकता है कि उनके विभाग के तहत कितने काम हुए हैं, उससे लोग कितना खुश रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कार्ड कौन तैयार करेगा? देखिए अमित, ये मंत्रियों से कहा गया था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उनको अपना प्रेजेंटेशन देना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा कि जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर सरकार ने दी है, पार्टी ने दी है, उसको वो किस तरह से इन 4 सालों में उसको अमली जामा पहना पाए हैं। किन किन विभागों में क्या क्या काम हुए हैं, जो काम नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए, और भविष्य का अगले 1 साल का रोड मैप क्या होगा, क्योंकि पार्टी को अब चुनाव में जाना है। इसके मद्देनजर बहुत तेजी के साथ काम करने होंगे, बहुत सी वो योजनाएं लागू करनी होंगी जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर सके, लोगों तक पहुंच सके। तो उन योजनाओं को लेकर प्रत्येक मंत्री से विभागवार पूछा जाएगा कि आपके विभाग में अभी तक इन 4 सालों में क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वो टॉप टू बॉटम पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और चीजों को बहुत बारीकी से देख और समझ रहे हैं, और इस बात को समझ रहे हैं कि उत्तराखंड में पार्टी वर्कर्स आने वाले समय की चुनौतियों के लिए कितने तैयार हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि ये बात पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 50 से 60 कार्यकर्ता, देखिए, इससे पार्टी को बहुत ताकत मिलती है। पार्टी का जो कार्यकर्ता है जब नेतृत्व के सानिध्य में आता है तो उनके दिनचर्या से, उनके व्यवहार से तमाम बातें कार्यकर्ता सीखता है। और भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि यहाँ पर पार्टी का चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, वो अपने आप को कार्यकर्ता कहलाने में गर्व महसूस करता है। कल होने वाले भारत बंद को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसएसपी को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि भारत बंद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़ने पाए। आपको बता दें कि कल कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर के हालात बिगड़ने ना पाए, अराजक स्थिति न उत्पन्न होने पाए, ये डीजीपी की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने तमाम जिलों के एसएसपी से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया है। और उसकी तैयारी कराएं। बिल्कुल। तो डीजीपी ने
कल भारत बंद को लेकर आज ही बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की कि क्या प्लान तैयार किया गया है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहे, कहीं पर भी धारा 144 का उल्लंघन ना होने पाए, कहीं पर कोई अराजक स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, यातायात बाधित ना होने पाए, आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इन तमाम बातों को लेकर क्या प्लानिंग बनाई गई है, उसी को लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां पर लालकुआं में हाईवे पर चलते हुए एक हाथी से बाइक सवार की टक्कर हो गई। हाथी से टकराने के बाद बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं हादसे के बाद हाथी जंगल की तरफ चला गया। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बाइक है जिस पर सवार होकर युवक जा रहा था। अचानक से हाईवे पर चहलकदमी करता हुआ हाथी बाइक के सामने आया, जोरदार टक्कर हुई जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और यह हादसा लालकुआं इलाके में हाईवे पर हुआ है। तो अक्सर इस तरह की तस्वीर सामने आती है जब रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर चले आते हैं या फिर हाईवे पर सड़क पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, और उसी की वानगी देखने को मिली है जहां पर बाइक सवार युवक की टक्कर हुई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। शैलेंद्र रेंगी हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? देखिए, जो ये घायल युवक था इसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है क्योंकि इसको हेड इंजरी आई हुई है। और ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर ये दुर्घटना घटित हुई है और बाइक सवार की टक्कर हुई है हाथी से, ये एक तरीके से एलिफेंट कॉरिडोर है और लंबे समय से यहाँ से हाथियों की आवाजाही होती रही है। तो ऐसे में बाइक सवार युवक अचानक यहाँ से गुजर रहा था रात के अंधेरे में, हल्का हल्का अंधेरा था सुबह के समय में, तो वो दिखाई नहीं दिया उसको और वो अचानक से हाथी से जा टकराया। हालांकि गनीमत ये रही कि हाथी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जिसके कारण उसकी जान बच गई, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि हाथी अगर पीछे मुड़कर देखता है तो फिर वो उस युवक को पटक सकता था और उसकी जान वहीं पर जा सकती थी। लेकिन इस युवक की फिलहाल स्थिति गंभीर बनी हुई है और इसको बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है और सीरियस हेड इंजरी इसको बताई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर नगर निगम अगले 2 दिन के लिए आम जनता के लिए बंद रहेगा। निगम कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के चलते ये फैसला लिया गया है। अकाउंट सेक्शन में कर्मचारी हालांकि काम करते रहेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम अगले 2 दिनों के लिए बंद रहेगा आम जनता के लिए, क्योंकि निगम के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते निगम को बंद करने का फैसला लिया गया है। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में बहुत जल्द कोरोना संक्रमितों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हो पाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन बहुत जल्द अस्पताल में प्लाज्मा फेरेसिस मशीन भी लगाने की तैयारी में है। मशीन लगने के बाद गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए केवल बेस अस्पताल में ही प्लाज्मा थेरेपी उपलब्ध हो पाएगी, जिसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की नियुक्ति भी यहां पर कर दी गई है। ये एक मशीन है जो कि प्लाज्मा एफेरेसिस के उसको बोलते हैं। इसमें से आपको जितने भी कंपोनेंट है ये अपने आप मशीन अलग कर देगी। इसके में बहुत सारे, जैसे किसी को कोई प्लेटलेट की जरूरत है वो मशीन उस व्यक्ति से केवल प्लेटलेट ही निकालेगी और दूसरे वेंट से उसको वापस कर दिया अदर कंपोनेंट को। उधर टिहरी में नेशनल हाईवे 94 पर कार्यदायी संस्था की लापरवाही एक बार फिर से दुर्घटनाओं को दावत दे रही है। सड़क चौड़ीकरण काम के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा नरेंद्रनगर, खाड़ी, बेमुंडा और नागड़ी में लगाए गए पुश्तों में दरारें पड़ने लगी हैं। तो कई जगहों पर पुश्ते टूटकर सड़क पर पत्थर और मलबे के रूप में गिर रहे हैं, जिससे कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी यहां पर हो जाती हैं। लेकिन संस्था और प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हालांकि अब प्रशासन जांच कराने की बात कह रहा है। ये जो कंपनी काम कर रही है, इन्होंने जो शुरू में ये सोच के लगाए थे कि स्लाइडिंग जोन कम रहेगा, लेकिन वायर क्रेट जो लगे वो उनकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा ऊंचाई तक लग गए और वो सक्सेसफुल नहीं है। ये प्रकरण संज्ञान में नहीं था, लेकिन चूंकि बताया गया है तो खाड़ी में इसको एसडीएम के स्तर पर हम जांच करवा करके ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे, कोई भी हादसे की स्थिति वहाँ उत्पन्न हो। नैनीताल के मॉल रोड पर जल्द ही ई रिक्शे दौड़ते हुए नजर आएंगे। नगर पालिका ने रिक्शों को हटाने का फैसला किया है। एक दौर में नैनीताल की मॉल रोड पर लोगों द्वारा हाथ गाड़ी को खींचा जा रहा था, लेकिन समय बदलने के साथ इन सड़कों पर मानव चलित रिक्शों को चलाया गया, लेकिन अब इनको भी यहां से हटाया जा रहा है। इनकी जगह पर अब आपको बहुत जल्द ई रिक्शे दौड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, अब क्योंकि ज़माना डेवलप होते जा रहा है
तो एक आदमी को मनुष्य खींचता है, वो देखने में अच्छा ही लगता है। तो इसको लेके भी हम चाहते हैं कि ये जो हमारी परंपरा चल रहा है इसको चेंज करें। इसको लेके भी हमने इसमें स्वागत किया। चंपावत में निर्माणाधीन टनकपुर जौलजीबी सड़क बनने को लेकर सीमांत गांव के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के आखिरी गांव रूपालीगाड़ सिमचूका तक बन रही सड़क बॉर्डर पर रह रहे लोगों के लिए लाइफलाइन बनने जा रही है। अब तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रहे सीमांत गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव की कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, उसके बाद जाकर 30 किलोमीटर पैदल चलकर वो अपने गांव पहुंचा करते थे। अब सड़क निर्माण हो रहा है, इससे क्षेत्र का पलायन रुकने के साथ ही अब उन्हें रोजगार भी मिलेगा, इस बात की उम्मीद चलती है। ये जो हमारी ये टनकपुर जौलजीबी रोड बनेगी, इससे हमको काफ़ी फायदा होगा, पलायन रुकेगा, इससे हम लोगों को काफ़ी फायदा होगा, पूरे गांव वालों को। इससे मतलब जो हमारा पलायन है वो पलायन में रुकेगा। अल्मोड़ा के हवालबाग में महिलाएं हर्बल टी का उत्पादन कर रही हैं। महिलाएं चाय में बिच्छू घास, तुलसी, गिलोय, कई जड़ी बूटियां मिला रही हैं, जिससे इस हर्बल चाय की मांग अब बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण ने लोगों के खान-पान को ही बदल कर रख दिया है। लोगों का ध्यान सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ है, जिसमें पहाड़ों की जड़ी बूटी भी लाभदायक साबित हो रही है। यहाँ के बिच्छू घास, तुलसी, गिलोय समेत कई ऐसे उत्पाद हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आजीविका परियोजना के साथ मिलकर महिलाएं कई तरीके की चाय बना रही हैं, जिसकी तेजी से मांग बढ़ रही है। अगर हम देखें तो हम 7-8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की चाय बना रहे हैं। उसमें जैसे तुलसी चाय होगी तो तुलसी चाय में हम और चीज़ें भी डालते हैं, जैसे हमारा कैमोमाइल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, उसमें थोड़ा सा हल्दी हो गया, लेकिन जो प्रोमिनेंट उसमें फ्लेवर होता है वो तुलसी का होता है। तो उससे क्या होता है कि सभी तत्वों का उसको मतलब आप जो है एक ही चीज़ चाय से जो है सभी तत्व एब्जॉर्ब कर सकते हो। अब महिलाओं को भी अपने आसपास की जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर इसे स्वरोजगार में बदलने का मौका मिला है, जिससे उनकी आमदनी हो रही है। या आपने जो भी अपने घर में जैसे बिच्छू घास और तुलसी और गिरोई और ये चीज़ें होती हैं, इनको वो इकट्ठा करके यहाँ सहकारिता में दे रहे हैं, और जिससे उनकी आजीविका बढ़ रही है आगे को। हम बिच्छू घास हो गई, हम गांव से बिच्छू घास खरीद रहे हैं और कैमोमाइल खरीद रहे हैं और अदरक खरीद रहे हैं। काली मिर्च तो खैर पहाड़ में यहाँ लोकल में कम होती है, तो हम इसको मार्केट से ला रहे हैं और इसको हम 4 चीज़ की हम चाय बना रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को बाजार देकर महिलाओं ने अपने घरों में ही स्वरोजगार किया। यदि पहाड़ के जैविक उत्पादों को महानगरों तक पहुंचाया जाए तो पहाड़ के उत्पादों की मांग और बढ़ेगी, साथ ही लोगों को आजीविका के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के कम होते ही कई प्रवासी फिर से मैदानों की ओर लौट गए। वहीं लमगड़ा के कुछ युवाओं ने अल्मोड़ा में फ्लावर डेकोरेशन और पहाड़ी उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया और अब अपने साथियों को भी रोजगार दे रहे हैं। अगर आप में हुनर है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कर दिखाया लमगड़ा के कुछ युवाओं ने, जो दिल्ली सहित कई महानगरों में काम करते थे, लेकिन कोरोना के कारण उनका काम छिन गया। अब अपने गांव से फूलों और जैविक पहाड़ी उत्पादों को लाकर नया बाजार दे रहे हैं। मैं पहले दिल्ली IRI पूसा में काम करता था और उसके बाद लॉकडाउन में घर आया। अलग अलग काम करने वाले युवाओं की नौकरी कोरोना संक्रमण खा गई, लेकिन युवाओं ने हिम्मत नहीं हारी और खुद का ही रोजगार करने की ठानी और अब अपने ही घर में रहकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। हम एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन का काम करते थे हल्द्वानी में। लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा उस कारोबार में डिस्टर्ब हो गया हमें, तो फिर आके हमने अपने घर से ही फूलों का कारोबार शुरू किया है। अल्मोड़ा में एक छोटी सी दुकान ली है, अभी अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है शुरुआती तौर पे ही। कोरोना संक्रमण ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मेहनती और साहसी युवाओं ने पहाड़ में ही रहकर स्वरोजगार अपनाया और पहाड़ी उत्पादों को नया बाजार भी दिया। इतना ही नहीं, दूसरे प्रवासियों को भी अपने रोजगार से जोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब खबर विकासनगर से, जहां पर किसान सरकार की नीति से उत्साहित हैं। किसानों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल धान की अधिक खरीद हुई है, जिससे किसानों को लाभ हुआ है। धान क्रय केंद्र की प्रभारी का कहना है कि 1868 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 75,000 क्विंटल धान की खरीद अब तक की गई है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 4 गुना अधिक है। किसानों को हुए इस फायदे के बाद किसानों को सरकार के
बिल से, किसान बिल से काफ़ी उम्मीदें हैं। कॉमन धान का रेट था वो 1868 रुपये प्रति कुंटल है और इस बार काफ़ी बम्पर खरीद हुई है। अगर मैं विकास नगर क्रय केंद्र की ही बात करूं तो यहाँ पर हम अभी 14,786 कुंटल की खरीद कर चुके हैं और विकास नगर में सोसाइटी के भी कुछ केंद्र लगाए गए हैं। तो टोटल अगर बात करूं तो टोटल तो 75,000 कुंटल धान खरीदा जा चुका है अब तक। फसलें भी जो हैं धान क्रय केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं और काश्तकारों का टोटल धान क्रय केंद्रों में गया है और अच्छे जो नियमित रूप से जो रेट रखे गए हैं उसी रेट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में दिनों दिन बाघों का जमकर दीदार हो रहा है। यहां कई बाघिनें अपने शावकों के साथ नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर पर्यटक और कॉर्बेट प्रशासन दोनों ही खुश हैं। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन के लिए शावकों के साथ दिख रही इन बाघिनों ने चिंता भी बढ़ा दी है। उसे जहां इनकी सुरक्षा की चिंता है तो वहीं शावकों के साथ बाघिन उनकी सुरक्षा के लिए हिंसक भी हो जाती है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।